चलो यार, आज 16 फरवरी हो गया ना। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। अभी शुरुआत में ना पहला दूसरा ये तीसरा टॉपिक, ये सब ना कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के। और ये अभी इकट्ठे न्यूज़ में इसलिए आए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे स्कीम्स को, बहुत सारे इन द सेंस यही 3 4 5 स्कीम्स को या तो अप्रूवल दे दिया है या फिर उसके टारगेट का रिवीजन हुआ है। मतलब टारगेट कुछ ना कुछ चेंज हुआ है उसका, ठीक है। तो वो तीनों चारों जो स्कीम है ना, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पहला स्कीम देखो, पीएम राहत। राहत का यहाँ फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट होलिस्टिक एक्शन फॉर ट्रीटमेंट। अब रोड एक्सीडेंट एक इंडिविजुअल टॉपिक है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन इससे रिलेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, इस बार के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और ये हम पहले ही कर चुके हैं, अभी 1 2 महीने में 2 बार रोड एक्सीडेंट से रिगार्डिंग टॉपिक किए हैं। तुम लोग आंसर राइटिंग भी किए हो। तो पीएम राहत रोड एक्सीडेंट होलिस्टिक एक्शन फॉर ट्रीटमेंट, ये हमारा स्कीम है। और इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू लैक ऑफ इमीडिएट मेडिकल हेल्प बाय कवरिंग एक्सपेंसेस फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक। अब रोड एक्सीडेंट होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इमीडिएट एड की, फर्स्ट एड की। हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं जल्दी, ब्लड लॉस बहुत हो जाता है जिस कारण से डेथ होती है। एक वो भी मेजर कारण है ना कि सही टाइम पे इलाज ना मिलने से डेथ हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई थी। और इसमें जो कुछ एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट कवर करती है। मतलब अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है ना, तो 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट सरकार प्रोवाइड करती है पीएम राहत स्कीम के थ्रू। ठीक। तो ये रोड एक्सीडेंट्स से होने वाले जो डेथ्स हैं उसको कम करने के लिए ये स्कीम है। मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया, तो होता है ना कि बहुत लोग आज भी इंडिया में उसको इग्नोर करते हैं। देखो, 2 3 तरह के सोच होते हैं। एक तो लोग सोचेंगे कि अरे यार, अभी वहां जाएंगे हेल्प करने, पुलिस का केस होगा, 50 बखेरा होगा, इससे अच्छा निकल लो। तो वो चुपचाप साइलेंटली उसको इग्नोर करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रैफिक जाम होगा, भगदड़ होगा, निकलो निकलो। आजकल नए टाइप के लोग आ गए हैं जो वीडियो शूट करने लगते हैं कि इस चौराहे पे हुआ बड़ा एक्सीडेंट और बेचारा वो रोड पे पड़ा है, बट देख तो लो उसको। तो वो नहीं देख पाते हैं। और फिर तीसरा चीज ये भी होता है कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, पैसे कौन खर्च करेगा, है कि नहीं जेब में। तो वो जो इमीडिएट फर्स्ट एड हेल्प नहीं मिल पाता है ना, उस कारण से बहुत से डेथ हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए सरकार का ये एक छोटा सा स्टेप है कि अप टू 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कर देगी। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, 1.5 लाख तक के खर्चे सरकार इस पीएम रोड एक्सीडेंट होलिस्टिक एक्शन फॉर ट्रीटमेंट वाले में उठाएगी, पीएम राहत। ठीक। तो ये छोटा सा न्यूज़ था, इसको इतना डिटेल इसलिए खींच लिए है ना क्योंकि रोड एक्सीडेंट मेंस और प्रीलिम्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रोड एक्सीडेंट से रिगार्डिंग अलग अलग इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस तुमको हम कराए हैं। ये 5 साल का जो हमारा एरा चल रहा है, इसको ग्लोबल लेवल पे रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए काम चलाए जा रहे हैं। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन रोड एक्सीडेंट से रिगार्डिंग है, ये सब तुमको कराए हुए हैं। तो प्रीलिम्स के पॉइंट भी आ सकते हैं उस टॉपिक से, और मेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो छोटा सा ये गवर्नमेंट का स्कीम है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक। दूसरा देखो, लखपति दीदी दीदी इनिशिएटिव। ये हमारा किया हुआ है, लेकिन इसके टारगेट को अभी रिवाइज किया गया है। पहले हमारा टारगेट था कि हमको 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। अब हमारा टारगेट है कि 6 करोड़ लखपति दीदी बनाना है 2027 तक। ठीक। अब लखपति दीदी हम बोलेंगे किसको? तो लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होंगी और उनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, या तो 1 लाख हो या 1 लाख से ज्यादा हो। लखपति हो गई ना, इसीलिए लखपति दीदी कहा जा रहा है कि लखपति दीदी हमको बनाना है। पहले हमारा टारगेट था 3 करोड़ बनाना है, अब टारगेट हमने डबल कर दिया है, यही रिवाइज किया है कि अब 6 करोड़ बनाना है लखपति दीदी को। लखपति दीदी कौन है बता दिए। ठीक। 2023 में ये लखपति दीदी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, अभी टारगेट रिवाइज हुआ है ये। ठीक। इसीलिए ये न्यूज में आया है। और इसका एम क्या है? टू एनेबल रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन टू मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। ये गांव में जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली वुमेन है ना, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, एनजीओज क्या होते हैं, ये गवर्नेंस में हम करवा चुके हैं, करवाए हैं ना। देख लो, तो 2 ही पार्ट में गवर्नेंस कंप्लीट डला है और रेलेवेंट है, वो तुम रियलाइज खुद करोगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फीमेल्स काम करती हैं रूरल एरिया में, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए ये लखपति दीदी इनिशिएटिव लाया गया था। और कैसे उनको गरीबी से बाहर निकालेंगे? तो उनके लाइवलीहुड मीन्स को हम डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब वो जिस जगह अभी काम कर रहे हैं उनके एरियाज को और एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनको स्किल
ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनको फिनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करवाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स बनवाएंगे ऐसे करके, और उनको मार्केट का एक्सेस देंगे ताकि वो अपने लाइवलीहुड को और ब्रॉड एरियाज में डाइवर्सिफाई कर सके। और जब ब्रॉड एरिया में अपने लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई वो करेंगे तो उनकी इनकम भी होगी, पॉवर्टी कम होगी, और जो हमारा गोल है लखपति दीदी बनाना वो भी हम बनाएंगे। ठीक ये स्कीम किसके अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। और कौन से योजना के अंडर ये चलती है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके अंडर ये लखपति दीदी इनिशिएटिव चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। कंफ्यूज मत होना, इस दीनदयाल अंत्योदय योजना को बहुत जगह लिख देते हैं डे NRLM, NRLM ये भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये यही है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, डे हो गया, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। ठीक, तो डे NRLM भी इसको लिख देते हैं शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्लियर? दूसरा स्कीम हो गया। तीसरा स्कीम देखो, स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0, मतलब फंड ऑफ फंड्स 2.0, FFS 2.0। ये मैंने गलती से नहीं लिख दिया है 2 बार फंड, ये स्कीम का नाम ही है, फंड ऑफ फंड्स। अब क्यों नाम रखा गया? हम कहते हैं ना कि भैया में भैया, वो मिर्जापुर मूवी में कहते हैं ना, भैया में भैया मुन्ना भैया, उसी तरीके से फंडों का फंड ऐसे करके गवर्नमेंट नाम देने की कोशिश की है। एम यही है कि स्टार्टअप को प्रमोट करना है। पूरा इस स्कीम का, ये FFS 2.0 का हमारा एजेंडा यही है कि स्टार्टअप को इंडिया में प्रमोट करना है। देख लेते हैं। तो देखो, FFS 2.0 लॉन्च किया गया है, मतलब फंड ऑफ फंड्स 2.0, अभी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है इसका, और 10,000 करोड़ रुपए का इसमें अप्रूवल मिला है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बजट में इसका डिस्कशन भी हुआ था इस स्कीम का कि हमको स्टार्टअप को प्रमोट करना है। इसका फोकस क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इनहेंस कराओ, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रमोट करो जिसमें लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत होती है, तभी तो हमारा स्टार्टअप ग्रो करेगा। आने वाले टाइम में स्टार्टअप या तो डिजिटल मार्केटिंग के होंगे, साइबर सिक्योरिटी के होंगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलग अलग डायमेंशंस आते हैं। तो स्टार्टअप आने वाले टाइम में बहुत क्रूशियल होने वाला है, अभी ही हो गया हुआ है। तो FFS 2.0 के बारे में अब देख लो। ये तो तुमको हम बताया कि एम क्या है, गोल क्या है इसका, FFS 2.0 का। अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स देख लो। तो इसका नाम फंड्स ऑफ फंड्स है फॉर स्टार्टअप्स। किसके अंडर आता है? तो DPIIT के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ना, उसके अंडर ये आता है, काम करता है। और स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। SIDBI इसको मैनेज करेगी। स्मॉल एरिया डेवलपमेंट बैंक कराए हैं ना तुमको बैंकिंग वाले में, ठीक है, तो इसको मैनेज SIDBI कर रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये तुमको हम बैंकिंग वाला जो चाहिए थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर, उसमें हम कराए हुए हैं, देख लेना। ठीक, और ये जो FFS 2.0 है ना, ये सेबी को भी सपोर्ट करेगा। अब कैसे सेबी को सपोर्ट करेगा, देखो ध्यान से समझना। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट फंड अलग अलग हो सकते हैं, जहां हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सोना में कर लो, जमीन में कर लो। आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर लो, बॉन्ड, शेयर, इन सब में। तो स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेशन होता है ना, वो करती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये तो इन्वेस्टमेंट फंड हो गया जिसमें स्टॉक मार्केट आते हैं। अब सेबी रजिस्टर्ड कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट फंड का अल्टरनेट है वही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। इससे रिगार्डिंग 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्या होते हैं, ये जो इकोनॉमिक्स का फिनेंशियल मार्केट चैप्टर है ना, उसमें तुमको हम समझा देंगे। वो एक चैप्टर बचा हुआ है, उसमें तुमको हम समझा देंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि ये जो FFS 2.0 है ना, ये सपोर्ट करेगा सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी। अब क्यों सपोर्ट करेगा वो ध्यान से समझना। FFS 2.0 का एम है कि इंडिया में स्टार्टअप को प्रमोट करना है। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए चाहिए पैसे। अब इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बॉन्ड, शेयर, इन सब के थ्रू पैसे का कलेक्शन होता है, अब जो कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। अब सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी अगर सपोर्ट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगे तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेंगे। तो स्टार्टअप्स को इंक्रीज करने के लिए ये FFS 2.0 जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है सेबी से रजिस्टर्ड, उसको भी सपोर्ट करेगा ताकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स स्टार्टअप में इंक्रीज हो। अब ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड
आसान भाषा में क्या होते हैं वो तुमको हम बता दिए। जैसे कि देखो, इन्वेस्टमेंट फंड जहां हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में करो, सोने में खरीद करो, ये सब इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ना। आजकल एक नया इन्वेस्टमेंट का तरीका जो कि सब जानता है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज ये सब हम खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन करती है सेबी। अब ये तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फंड का जो अल्टरनेट है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है ये तुमको हम इकोनॉमिक्स के फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में कराएंगे। बस ये समझो कि ये तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड था, ये अल्टरनेट है। अब FFS 2.0 नॉर्मल वाले इन्वेस्टमेंट फंड को तो सपोर्ट करता ही है, अब अल्टरनेटिव वाले को भी सपोर्ट करेगा। तो जब दोनों को सपोर्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी कि नहीं, क्योंकि यहां से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी तो ओवरऑल स्टार्टअप्स का फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि FFS 2.0 किसके लिए बनाया गया है? स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। दैट्स इट, इतना ही समझना था। और जब इकोनॉमिक्स कराएंगे तो तुमको हम ये डिटेल में करा देंगे कि ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में करा देंगे। हालांकि ये करंट अफेयर में मल्टीपल टाइम सेबी के बारे में हम किए हुए हैं। ठीक, चलो चौथा टॉपिक देखो, चक्रा इनिशिएटिव। ये चक्रा इनिशिएटिव क्या है? चक्रा सेंटर ऑफ एक्सलेंस इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया है SBI ने। अब लॉन्च तो किया है SBI ने, लेकिन इसमें और भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 21 फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग फाइनेंसिंग मतलब जो पैसे फाइनेंस करती है, वैसे 21 फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और जापानीज बैंक भी इस चक्रा सेंटर ऑफ एक्सलेंस को फंड करेगा। तो अकेले लॉन्च तो SBI ने कर दिया है, लेकिन सपोर्ट इस चक्रा को कौन कौन कर रहे हैं? ये 21 फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और जापानीज बैंक भी सपोर्ट कर रहा है चक्रा को। अब ये चक्रा है क्या? चक्रा लाया गया है टू सपोर्ट फाइनेंसिंग ऑफ सनराइज सेक्टर। याद करो, एग्रीकल्चर का एक था चैप्टर, उस चैप्टर का नाम था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जब तुमको हम कराए थे तो ये सनराइज सेक्टर के बारे में बताए थे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर मतलब अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ के स्टेज पे है, लेकिन आने वाले टाइम में ना इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये बहुत तेजी से आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। जैसे कि साइबर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी कितना जल्दी से ग्रो किया, उसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए, रिन्यूएबल एनर्जीज वाले इंडस्ट्री हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स वाले इंडस्ट्रीज हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन वाले जो सेक्टर्स हो गए, ये सब होते हैं सनराइज सेक्टर, जो अभी अभी राइज करना शुरू किए हैं और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का सनराइज सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फाइनेंसिंग हेल्प प्रोवाइड करने के लिए चक्रा इनिशिएटिव सेंटर ऑफ एक्सलेंस लाया गया है। SBI ने लॉन्च किया है, साथ में 21 फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस और जापानीज बैंक भी इसको सपोर्ट करेगी। अब क्यों सपोर्ट करेगी? काहे कि अलग अलग 8 स्ट्रेटेजिक सनराइज सेक्टर पे हमको फोकस करना है। अकेले SBI थोड़ी ना इतने को फंडिंग कर देगी। देखो कौन कौन से 8 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, भाई ये बैटरी की बात कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, डीकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उसी को बोलते हैं। तो ये 8 अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें ये चक्रा इनिशिएटिव फंडिंग करेगा। अब अकेले SBI तो कर नहीं सकता है, तो ये सब भी हेल्प करेंगे, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च SBI ने किया है। ठीक, ये था हमारा चक्रा। पांचवा चलो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मल्टीपल टाइम किए हुए हैं लेकिन फिर से कर लो। ये जून वाले में भी, जून 2025 में, जुलाई 2025 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आंसर राइटिंग सब किए हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में हम कहते हैं आचार संहिता। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए और इलेक्शन के रिजल्ट के डेट तक, तब तक ये लगा रहता है। इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं है। ये एक कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म है कि हाँ, जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे वो एक दिन चाय पे बैठे, बोले चलो ठीक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता ला दिया जाए। सबने कह दिया ला दिया जाए, आ गया, बस इतनी ही इसकी कहानी है। ये चाय के चर्चे पे बनाई गई एक मैकेनिज्म है जिसका वायलेशन हर इलेक्शन में हो जाता है। ठीक, हाँ मतलब हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, वायलेशन तो हर इलेक्शन में हो जाता है, कुछ में बहुत ज़्यादा हो जाता है जो हाईलाइट होता है, और जो बाकी सब है उसमें थोड़े बहुत होते हैं तो लोकल लेवल पे खबर दब जाते हैं। ठीक, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं, कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म है। 4 पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर इकट्ठा चाय पीते पीते इसको बना ली थी, कोई इसका लॉ वो नहीं है। केरला पहला स्टेट था जिसने
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट किया था 1960 में। 1974 में ईसीआई ने पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ला दिया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की, इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। सिंपल सी चीज, आर्टिकल 324 के अंडर। आर्टिकल 324 क्या है वो तुम देखो, तुमको हम पॉलिटी के रिवीजन में कराए हुए हैं, जब इलेक्शंस वाला चैप्टर जो कराए हैं ना अभी, उसमें किया हुआ है इलेक्शंस के रिगार्डिंग पूरे आर्टिकल। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना क्या है, देखो, फिल्स गैप्स इन इलेक्टोरल लॉज। जो नॉर्मल इलेक्टोरल लॉज हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 51 और भी इलेक्शंस के रिगार्डिंग अलग अलग लॉज हैं, डिफेक्शंस के रिगार्डिंग लॉज हैं, ये सारा इलेक्शंस लॉज तुमको हम अभी करा दिए हुए हैं। ये पॉलिटी वाला जो लेटेस्ट लेक्चर कल परसों में अपलोड किए थे उसमें किया हुआ है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इन इलेक्टोरल लॉज में कमियां हैं ना, उसको भरने के लिए लाया था। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेन एम ये है कि इथिकल कंडक्ट को प्रमोट किया जाए। सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर तय किया था कि हम अपना कंडक्ट ऐसा रखेंगे इलेक्शन के टाइम पे। आचार संहिता मतलब हम इस नियम कानून को जब चुनाव का फेज होगा तो मानेंगे। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अलग अलग चीज़ें आ जाता है, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे आप कोई भी नया स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नया एड आप पब्लिक को नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी नियम कानून आ जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो तुम सब जानते हो। चुनाव प्रचार रुकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। इसको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। सीधी सी बात, ये थोड़ा सा डेकोरेटेड लाइन है, कंफ्यूज मत होना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिल्स गैप्स इन इलेक्टोरल लॉज, मतलब जो इलेक्टोरल लॉज है ना, उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां थी, उसको कमियों को दूर करने के लिए एमसीसी ला दिया गया और बोला गया कि ठीक है, वो जो कमियां है ना, उस कमियां को हम मिसयूज नहीं करेंगे, हम अपना कंडक्ट इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल फेयर एंड फाइन रखेंगे, ताकि इंडिया में ओवरऑल जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर बेसिस पे कंडक्ट करा लिया जाए। मतलब हमारा इथिकल कॉन्साइंस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिप्रेजेंट करता है। हमारा इन द सेंस सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इथिकल कंडक्ट को ये प्रमोट करता है। इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन आज के डेट में इथिक्स विथिक्स सब पढ़ने के लिए ठीक है, इंप्लीमेंट कहीं नहीं होता है, सबको अपना फायदा देखना है, और इसलिए ब्रीच होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के फायदे बता दिए, कौन क्या करता है वो बता दिए, इन्फोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या क्या है कि इसकी कोई लीगल बैकिंग है ही नहीं, इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है कि कहां कैसे इंप्लीमेंट होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन क्या माना जाएगा, वायलेशन होने पे सजा क्या मिलेगी, ऐसा कुछ कहीं लिखा ही नहीं है। इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। बोले तो चाय पीते पीते बन गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इतनी ही उसकी कहानी है। इसीलिए इसको हम टूथलेस डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। टूथलेस डॉक्यूमेंट मतलब ये दांत से ही खाना चबा कर खाते हो ना, तो टूथलेस डॉक्यूमेंट मतलब पावरलेस डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है। बहुत सारी एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मतलब क्लियर नहीं होना, क्लियर प्रोविजंस का नहीं होना, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बायसनेस का आरोप लगता है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, कि ये तो सरकार के साथ मिली हुई है, और होता भी है, रूलिंग पार्टी को फायदा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम 100% इस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सिद्धांतवादी तरीके से चलता है, सरकार बिल्कुल कुछ नहीं करती है ना, ये फेवर होता है, रूलिंग पार्टी को फायदा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, रूलिंग पार्टी का फेवर होता है, यही क्रिटिसिज्म है। और एलिगेशंस लगते हैं कि मल्टीपल टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच हुए हैं। अभी रिसेंट बिहार का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें आरोप लगे हुए हैं कि ब्रीच हुए हैं, जो कि हुए हैं, सिर्फ आरोप नहीं है। लेकिन जब हम अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो एलिगेशन से लिखेंगे। तुम मत लिख के आ जाना कि बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच हुआ है, नहीं, नंबर कटेगा। तुम ये लिखोगे कि आरोप लगे हैं, एलिगेशंस ऑफ ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं ब्रीच हुआ है कि नहीं, बस खबरों में है कि ब्रीच हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है अपने आंसर को, क्योंकि तुम गवर्नमेंट का हिस्सा हो, एग्जीक्यूशन का हिस्सा हो, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होगी सरकार, 5 साल बाद उसको बदलना होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो बैठता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपने ही गवर्नमेंट की बुराई थोड़ी ना करेगा, तो वो बताएगा कि हाँ, आरोप तो लग रहे हैं, जांच चल रही है, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आंसर लिखना कि एलिगेशंस लगते हैं। अपने कंधे पे मत ले लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भ्रष्ट है, मत बोलना कभी। आरोप लगते हैं और जो कुछ प्रोविजंस दिखाई देता है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट कम्प्लेक्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कैसे, अब इसकी पूरी कहानी तो हम डिबेट नहीं बता पाएंगे कि कैसे इसका शुरू हुआ, थोड़ा सा बता देते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट कैसे होते हैं। अपॉइंट ऐसे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, मतलब राहुल गांधी अभी हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करके यहाँ बैठा देगा जिसको चाहेगा। होम मिनिस्ट्री को बैठा दे, अमित शाह को बैठा दे, जयशंकर साहब को बैठा दे, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे बैठा देंगे। और इन 3 लोगों से वोटिंग करा दी जाती है कि ये 3 आदमी हैं, इसमें से किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनना है। बताओ कौन बनेगा? तो भैया प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया है वो तो जिसको बोलेगा वही बनेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन के वोट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बनता है जिसको रूलिंग पार्टी बनाना चाहती है, दैट्स इट। इसीलिए बायसनेस फेवर का आरोप लगता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पता है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तभी बनेंगे जब रूलिंग पार्टी का हाथ हो। ठीक, तो ये थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी का डिबेट है। अब इसके पीछे भी डिबेट है, सुप्रीम कोर्ट का टसल चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी जिसमें कौन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर, CGI और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक, 3 इंडिपेंडेंट थी, तो इसमें ब्रीच नहीं होता। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मूला दिया इलेक्शन, और तुरंत सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और ये वापस से ले आई कि नहीं, CGI नहीं बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेगा और एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे वो बैठेगा। ठीक, इसलिए बायसनेस का आरोप लगता है। ये डिबेट हम मल्टीपल टाइम किए हुए हैं, कभी फिर से न्यूज़ में आएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिस पे तुमको हम डिबेट करा देंगे। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्रिटिसिज्म था। ठीक, अभी बिहार के इलेक्शंस में एलिगेशंस हैं कि ब्रीच हुआ है, ये एलिगेशंस नहीं है, ये हुआ है ब्रीच। ठीक, तो ये तुमको हम बता रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में एलिगेशन से लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन बताओ, इतनी दिक्कत है तो सॉल्यूशन ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए, लॉ होना चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इम्पार्शियल होकर काम करे, वोटर्स में अवेयरनेस हो और रियल टाइम इन्फोर्समेंट हो। जैसे कि अभी ब्रीच होता हुआ दिख रहा है तो तुरंत एक्शन लो, ये नहीं कि अब इस पर कार्रवाई करेंगे और 2 साल बिता दिया कार्रवाई करने में। नहीं, ब्रीच हुआ तुरंत एक्शन लो, तब जाकर इसके लेकर सिंसियरिटी आएगी। और वोटर्स को भी अवेयर करो कि इलेक्शन के टाइम पे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है देश को सही चलाना। सरकार तो एक स्टेक होल्डर है, सरकार तो चलो बैकबोन है, हड्डी है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट तभी होगी जब लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक, छठा टॉपिक देखो, AI इम्पैक्ट समिट। बस अभी आज शुरुआत इसकी हुई है, अब ये पूरा हो जाएगा तो तुमको हम करा देंगे। अभी इसको पूरा होने दो, इसकी पूरी कहानी आने दो, इसकी पूरी कहानी आ जाएगी AI इम्पैक्ट समिट की तो तुमको हम करा देंगे। ठीक है, आज ये शुरू ही होगा, तो शुरू होके इसमें कौन लोग क्या बोले वो सब पढ़ लेंगे। लास्ट ईयर फ्रांस का AI समिट हुआ था ना, कराए थे, उससे क्वेश्चन भी आ गया था प्रीलिम्स में, फिर ये करा देंगे इस बार। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था और AI से रिलेटेड 2025 के मेंस में भी क्वेश्चन था, देखना। 7वां टॉपिक देखो, अपेडा। ये कराने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम तुमको कराए हुए हैं एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में, लेकिन देख लो। अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से ही क्लियर है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली अथॉरिटी है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अपेडा एक्ट 1985 से ये बनी है। 1985 में एक अपेडा एक्ट आया था जो कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आया था, और उसी अपेडा एक्ट से 1986 में एक अपेडा बॉडी बन जाती है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि ये एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी। पहले हमारे पास एक बॉडी था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसी को रिप्लेस किया है अपेडा ने। 1985 से पहले ना ये चलता था, लेकिन अब ये खत्म हो गया है, अब लेटेस्ट अपेडा है। तो ये ध्यान रखना। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये आती है। फंक्शंस क्या क्या है इसका? तो फंक्शंस देख लो, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेगी, मार्केट डेवलपमेंट करेगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन मेंटेन करेगी, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेस्ड में, डाटा कलेक्शन और ट्रेड स्टैटिक्स को मॉनिटर करेगी, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है करा चुके हैं एग्रीकल्चर में, और एक्सपोर्टर्स का रजिस्ट्रेशन करेगी कि कौन से एक्सपोर्टर को रजिस्टर करना है, कौन से को नहीं करना है। बस अपेडा की कहानी खत्म। लास्ट टॉपिक आज का देखो, एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 मतलब इसका
26वां एडिशन चल रहा है। ठीक, एक्सरसाइज वायु शक्ति, पहले तो ये समझो कि इसमें सिर्फ इंडिया है, कोई दूसरा कंट्री है ही नहीं। कंफ्यूज मत होना कि एक्सरसाइज वायु शक्ति इंडिया और किस देश के बीच होता है, किसी देश के बीच नहीं होता है, सिर्फ इंडिया इसको करती है, इंडिया की एयरफोर्स करती है। और बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होता है, और एयरफोर्स इसमें अपनी फायर पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, मतलब अपने फाइटर जेट से वो अलग अलग मिसाइल्स ड्रॉप करना, वो जो उनकी फायर पावर होती है ना, उससे उसका शोकेसिंग करना। और डाउन डस्क और नाइट स्ट्राइक तीनों करती है, मतलब सुबह शाम और रात तीनों टाइम वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है फायर कर करके। सुबह का भी नज़ारा लो, शाम का भी नज़ारा लो, और रात में एयरफोर्स जब स्ट्राइक करती है तो कैसा नज़ारा होता है वो भी लो। तो ये 2 साल में एक बार अपना फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में, नो अदर कंट्री, फैक्ट ध्यान रखना। ठीक, आज का करंट अफेयर इतना ही था, 8। ठीक।